जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। तो कहाँ थे अपन लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में अपन ने बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज अपन ने ली थी, है ना? ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए। कौन सा वाला? कौन सा ऋतुराज? हाँ, अच्छा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ये किस में आया? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स कहाँ पे आया है? डिजिट है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं? डिजिट है कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें? बिगनर बॉक्स 1 में आया है कि वर्कशीट में आया? मुझे क्वेश्चन बताओ ना एग्जैक्टली। है, हाँ, टर्म्स ही है ना? हाँ हाँ हाँ, टर्म्स की बात कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, वो 1+1 99 वाला बोल रहे हो क्या? 99 टाइप वाला बोल रहे हो क्या? बिगनर बॉक्स 2 का है, मैं देख लेता हूं। अच्छा, ये डिग्री वाला क्या? नहीं, ये तो एक तो डिग्री वाला भेजा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, है ना? हाँ, एक तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वाला है, ठीक है। बस यही वाला ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वाला? हाँ ठीक है, चलो जी, बता देते हैं डिग्री वाला। कुछ नहीं, अरे बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वो तो। देखो भाई, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ये तो सबको क्लियर है। बस तो अपने को एक्सपांशन करके उसकी हाईएस्ट पावर निकालना है, और इवन उसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इवन उसको आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5। ठीक है, लेट्स से इसको y मान लो, बहुत सिंपल सी बात है, इसको y मान लो। तो ये हो गया x प्लस वाई की पावर 5, x माइनस वाई की पावर 5, है ना? तो 5c0 x की पावर 5, 5c1 प्लस 5c2। अपने को केवल डिग्री चाहिए, अपने को केवल डिग्री, मतलब x की हाईएस्ट पावर आइडेंटिफाई करनी है मुझे, और कुछ भी नहीं करना है ना? अब इसके बाद ये पहले का एक्सपांशन हो गया, अब सेकंड का एक्सपांशन करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हुए आएगा, दिस माइनस, बोलो ऐसा ही आएगा। सेकंड का एक्सपांशन करेंगे तो कोई दिक्कत यहां तक? तो अपनी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी यहां से, बिल्कुल ऐसे ये वाली टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म सबसे लास्ट से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? तो और बाकी सारी टर्म ट्वाइस हो जाएगी, बाकी सारी टर्म ट्वाइस हो जाएगी। अब यदि मैं y की वैल्यू पुट करूं, अब यदि मैं y की वैल्यू पुट करूं, y स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 5c4 x y पावर 4, मतलब इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो बताओ बच्चों, हाईएस्ट पावर कहां से मिलेगी? ये पावर 5 मिली, ये पावर 6 मिली, यहां पे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होके एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स 6 इंटू एक्स करेंगे तो हाईएस्ट पावर आपके पास एक्स पावर 7 आ जाएगी। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बोलो, कोई डाउट? क्लियर है? चलो और बताओ, और कौन सा बोल रहे हो? हाँ, उसी से करा मैंने, ठीक है, बस यही था। चलो जी, वो एक नंबर ऑफ टर्म्स डिजिट कौन सा बोल रहे थे? कोई नंबर ऑफ डिजिट वाला कौन सा बोल रहे थे? हाँ, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। डिजिट वाला कौन सा बोल रहे थे? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है,
तो अपन लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में अपन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको बता दिए थे कि भाई हाँ, इसको ऐसा बताना है, इसको ऐसा बताना है, ये हो गया था अपने पास, है ना। लास्ट में वो ऑड वाला केस भी बता दिया था ना आपको। लास्ट में ऑड वाला केस हो गया था ना अपना, एंड ऑड वाला स्पेशली वो बता दिया था ना। हाँ ठीक है, चलो जी। अब इसमें मैं केसेस बताता हूं आपको, अलग अलग केसेस लेके। इसमें जो अपने पास सीरीज के सम वाली प्रॉब्लम्स आती है, उसमें आपको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स मिलती है। तो जनरली मैं उसको ना अलग अलग 3-4 टाइप के केस मैंने एज्यूम कर रखे हैं कि हाँ भाई, एक केस ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। तो वो लेके मैं आपको बताता जाता हूं। सबसे पहला टाइप का केस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब प्रॉपर्टीज में ही चल रहा है, प्रॉपर्टीज में ही चल रहा है। अभी तक जो रिजल्ट है वो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब अपने पास प्रॉब्लम से रिलेटेड केस की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला केस इसमें आता है बच्चों कि जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स हैं, जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स हैं उसके मल्टीपल में भी कुछ कॉफिशिएंट्स आ जाए। मल्टीपल, फॉर एग्जांपल NC1, 1 into NC1, 2 into NC2, 3 into NC3, up to n into NCN, 1 square into NC1, 2 square into NC2, 3 square into NC3, n square into NCN। क्यूब भी आ सकता है, थोड़ा बड़ा जाएगा कैलकुलेशन में। 1 into NC1, 5 into NC2, 9 into NC3। अल्टरनेट प्लस माइनस में जा सकता है, अल्टरनेट प्लस माइनस में जा सकता है। 1 into NC1, minus 2 into NC2, plus 3 into NC3, minus 4 into NC4, like that, इस तरह से, ठीक है ना। दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो मैं कैसे केस की बात कर रहा हूं कि ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, इसके साथ मल्टीपल में, ये जैसे 1 2 3, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू n स्क्वायर, 1 5 9, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस, इस टाइप की टर्म्स अपने पास आ जाए। तो जनरली आप देखेंगे तो वो जो भी टर्म आएगी वो भी एक पैटर्न में ही आएगी, ऐसे रैंडम तो आएगी नहीं, है ना। जैसे लाइक 1 2 3, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ये एपी आ रहा है, 1 5 9 एपी टाइप का चल रहा है, ऐसा, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इसकी जनरल टर्म लिखेंगे और इस पूरी सीरीज को समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, समेशन की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पहली प्रॉब्लम आपको बताऊं, 1 into NC1, 2 into NC2, 3 into NCN, n into NCN। इसकी जनरल टर्म क्या लिखोगे बच्चों? जनरल टर्म, तो जनरल टर्म में मैं क्या करता हूं कि जो नंबर वेरी कर रहा होता है उसकी जगह पे अपन R लिख देंगे, जो नंबर वेरी कर रहा होता है उसकी जगह पे R लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 1, 2 2, 3 3, n n, R इंटू NCR। R की कौन सी वैल्यू रखने पे आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी? R की कौन सी वैल्यू रखने पे आपको लास्ट टर्म मिलेगी? लाइक समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक R इंटू NCR, मतलब इनडायरेक्टली वही सीरीज है, पर उस सीरीज को मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। पूरा एक्सपांशन करने की बजाय उसको समेशन की फॉर्म में अपन ने लिख दिया, है ना। नाउ अब अपना टारगेट क्या है कि यहां पे आपको हमेशा R वाले कोई टर्म्स मिलेंगे, यहां पे हमेशा R वाले कोई टर्म्स मिलेंगे, R वाले।
ठीक है, आर हो सकता है, आर स्क्वायर हो सकता है, कोई और आर की टर्म्स मिलेगी, तो उसमें से मुझे इस आर को एलिमिनेट करना है, उसमें से मुझे इस आर को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के जनरली दो मेथड्स होते हैं, एक जो अपन ज्यादातर यूज करेंगे अभी प्रॉपर्टी से, और एक डिफरेंशिएशन से, है ना। डिफरेंशिएशन में जनरली रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन भी है, हर किसी केस पे लग नहीं पाता बहुत अच्छे से। प्रॉपर्टी है कि हर केस पे लगेगी बिल्कुल 100% परफेक्टली, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस आर को हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी यदि आपको याद हो कि इस एनसीआर को मैं लिख सकता हूं n/r n-1 CR-1, याद आ रही है प्रॉपर्टी ऐसी? प्रॉपर्टी याद आ रही है एक ऐसी? ठीक है बेटा, कोई भी बच्चा लेट आया हो तो पहले इसको ज्वाइन कर लो, उसकी प्रीवियस स्लाइड या जो भी छूट गया उसको बाद में बात करना प्लीज। तो आर ऐसा का ऐसा आ गया, एनसीआर को लिख सकते हैं n/r इंटू n-1 CR-1, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एन को ले लेते हैं बाहर, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, n-1 CR-1। आर वाली टर्म को बाहर नहीं ले सकते आप, आर वाली टर्म को बाहर नहीं ले सकते, एन तो आर से इंडिपेंडेंट है, एन को अपन बाहर ले सकते, इज इक्वल टू एन, आर इक्वल टू 1 से रखना स्टार्ट करोगे, आर इक्वल टू 1 से रखना स्टार्ट करोगे तो ये वापस से ऐसा बन जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 2n-1 हो जाएगा ना, 0 से लेके n-1 तक है। बस यही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है मेथड, है ना। अब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशन कहां पे जाएगी, प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशन जाएगी इस आर वाली टर्म पे। इसको एलिमिनेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा सब में अलग अलग जाएगा, ऐसा, ठीक है। चलो इसको लिख लो, अभी मैं एक दो एग्जांपल और कराता हूं आपको, है ना। नहीं, आर एक्चुअली, आर तो देखो इस समेशन के बाहर वही नंबर जा सकता है जो आर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, जो नंबर आर के साथ चेंज हो रहा है उसको आप बाहर नहीं ले सकते। तो एन क्या है, एन इज लाइक अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट टू समेशन, इसलिए उसको मैं बाहर ले सकता हूं, पर आर वाली टर्म को नहीं ले सकते। नहीं, ये क्वेश्चन है बेटा, ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाली, हाँ लिख लो, ये वाली स्लाइड भी लिख लो, ये वाली स्लाइड भी लिख लो, ये वाली स्लाइड भी लिख लो। ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्वेश्चन है बेटा, ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस। हाँ हाँ जिग्नेश, दो पेपर हैं, 19 को दो पेपर हैं।
19 को लास्ट टेस्ट है क्या, पता नहीं यार, हो सकता है शायद से लास्ट ही होगा। अभी तानिश कोई बात नहीं, अब आगे अपन बढ़ेंगे तो लिखते जाना, वो सारे क्वेश्चन अभी मैं दोबारा लिखूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप मान लो, क्वेश्चन नंबर 1 ये आप मान लो। चलो लिख लिया, बढ़े आगे। ठीक है, चलो हाँ 26 का तो हॉलीडे, 26 का हॉलीडे, बाकी सब बात बाद में कर लेना बेटा, है ना। पहले अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी इवनिंग बेस से बहुत पीछे हो गए हो आप लोग, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं आगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन, अब जैसे वही जो मैं बता रहा था कि मतलब आर वाली टर्म, लेट्स से 1 स्क्वायर इंटू NC1, 2 स्क्वायर इंटू NC2, 3 स्क्वायर इंटू NC3 अप टू n स्क्वायर इंटू NCn। लेट्स से इसकी बात करूं मैं, इसको सॉल्व करना है ना। जनरल टर्म क्या आएगी इसकी, जनरल टर्म बताओ। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 2 3, तो क्या आएगी जनरल टर्म, आर स्क्वायर इंटू NCR समेशन। बोलो बच्चों कहां से स्टार्ट करेंगे, R इक्वल टू 1 से लेकर n तक। बोलो ये समझ में आ गई बात सबको, ये समझ में आ गई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब इस R स्क्वायर को टारगेट करो कि इस R स्क्वायर को कैसे हटाएंगे। तो एक एक पावर कम करनी है, पूरा आर स्क्वायर एक साथ नहीं हटता। मान लो आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब भी आ जाता तो पूरा वो आर स्क्वायर या आर क्यूब एक साथ नहीं हटेगा, एक एक पावर कम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब इस एन को बाहर ले लेते हैं, इस एन को बाहर ले, पहले इधर समझ लेना बेटा, पहले इधर समझ लेना तनिष्क, लिखो बाद में ले लेना। R इंटू एन माइनस 1 CR माइनस। अब इस R को हटाने के लिए यदि मैं इस पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी वापस से आगे बढ़ाऊं तो अब मेरे पास आएगा n-1 अपॉन R-1, है ना। तो अब R-1 आएगा, लेकिन यहां पे R है, तो कैंसिल करने के लिए व्हाट आई विल डू, कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, -1 +1, -1 +1 कर सकते हैं, ठीक है। अब इस R-1 को पूरे को एक साथ मल्टीप्लाई में, है ना, और 1 को एक साथ, ये n चलने दो, n तो बाहर चलने दो, पूरा ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं बड़ा, समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेकर n तक, दिस R इक्वल टू 1 से लेकर n तक। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक लिखने में, है ना। R-1 इंटू ये कर दिया, 1 इंटू ये कर दिया, प्लस में अपन समेशन अलग अलग कर सकते हैं, प्लस या माइनस में अपन समेशन अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, R इक्वल टू 1 से रखना स्टार्ट करा, R इक्वल टू 1 से रखना स्टार्ट करा मैंने, तो इसकी वैल्यू 2 टू द पावर n-1 बन जाएगी, बन जाएगी ना, 2 टू द पावर n-1, है ना। इसमें लगा देते हैं प्रॉपर्टी, इसमें लगा देते हैं प्रॉपर्टी,
ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है ना? अब इस n-1 को भी समेशन के बाहर ले सकते हैं, इस n-1 को भी समेशन के बाहर ले सकते हैं ना। तो फाइनली यदि इस n-1 को भी समेशन के बाहर ले लिया, समेशन अब एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा यहां पे कि r इज इक्वल टू 1 जब यहां पे आप रख रहे होंगे सबसे पहले, तो क्या आ रहा है बच्चों? -1। फिर r इक्वल टू 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब एक तरह से यदि मैंने इसका एक्सपेंशन करा तो मेरे पास आएगा दिस 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 एंड दिस, ऐसा आएगा। ठीक है, इस वाली टर्म का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, तो कभी भी ऐसी कोई टर्म आपके पास आ जाए तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दो और उसको आप 0 मान सकते हो, नेग्लेक्ट कर दो, 0 मान सकते हो। अभी इस पॉइंट पे मैं अलग से आता हूं कि ये -1 आया क्यों, एक्चुअली -1 आया कहां से? एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो फिर अपने पास कैसे आ गया? ठीक है, बचाइए, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर n-2, n-2 जीरो से। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा n-1 2 टू द पावर n-2 प्लस 2 टू द पावर n-1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, n की जगह पे n आ गया, n-1, इसमें मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू 2 पावर n-1 बता ही सकते थे, और ये हो गया 2 टू द पावर n-1। ठीक है, चलो अब लिख लो आप इसको आराम से, है ना? वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब एक एक चीज मैंने स्टेप ऐसी लिखी है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 को साथ में लेके कॉमन वॉमन लेके भी कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड कर जाता है वो। उसको n-1 बराबर 0 नहीं कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ रौनक, उसका कंसेप्ट बताता हूँ, कर भी सकते हो आप उसको, करना चाहो तो मैं बताता हूँ उसके लिए अपन क्या करेंगे एक्चुअली। ओके तानिश, अपना सिलेबस में पीएनसी कितने क्लासेस का होता है? अड़ जाओ, होता है यार, 12-15 क्लासेस तो लगती है, 10-12 10-12 क्लासेस पे लगती है। करा देंगे राहुल, बोलो आप पीटीएम करानी है, पीटीएम करा देते हैं। हाँ, इसके बाद 2 चैप्टर बाकी हैं बस। क्यों निकल जाएगा पूरा फेब? पूरा फेब क्यों निकल जाएगा प्रीति? अभी एडवांस बैच का मैं बता दूंगा लास्ट में, आरुष, आरुष लास्ट में बताता हूँ। चलो, सेट वैसे 12th में पढ़ाते हैं यार, सेट 11th में नहीं पढ़ाते।
सेट अभी है क्या आपके एनसीईआरटी में? थोड़ी ना है सेट। एनसीईआरटी में है क्या सेट? वो तो वही होगा यार। हाँ लिमिट तो पढ़ाएंगे ना। हाँ जनवरी एंड तक आराम से, आराम से क्रिश, आराम से हो जाएगा वो तो। एसओटी ज्यादा बड़ा नहीं है ना एक्चुअली, एसओटी यूं छोटा ही है चैप्टर। नहीं नहीं, फिर पीएनसी बचेगा ना। 11th की यार अभी तक कुछ आई नहीं इंफॉर्मेशन कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्या होगा। चलो बढ़े आगे। है ना? चलो लिख लिया सबने? हाँ ये हो गया ना। हाँ ठीक है। एक्चुअली देखो, अब एक दो पॉइंट में बताता हूं आपको, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझना कि जैसे अभी मैंने आपको क्या ये बार बार एक्सपांशन करके बताया, ये पूरा मैंने एक्सपांशन करके लिखा, फिर ये भी अपन ने एक्सपांशन करके लिखा, ऐसा लिखा ना। पहली चीज तो इसके लिए एक टेक्निक आप समझ लो कि होता क्या है। देखो समेशन में आपको पता है, बाइनोमियल में अपन ने जैसे जितने भी बाइनोमियल के एक्सपांशन लिखे थे, आपको पता है कि एनसी जीरो से लेकर एनसी एन तक आपने 2 पावर एन लिखा था। सेम यदि आप n-1 c0 से लेकर n-1 cn-1 लिखोगे तो 2 टू द पावर n-1 आ जाता है। मतलब यदि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और लास्ट टर्म तक जाओगे तो आपको पता है कि 2 टू द पावर ऑफ अपर सफिक्स जो भी होगा वो आपके पास आ जाता है। कोई डाउट इसमें? तो अब समेशन में क्या होता है, समेशन में मैं बार बार एक्सपांशन नहीं करता हूं, है ना। जैसे मैं क्या चेक करता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 2-3 केस लेके आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। मान लेते मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है ना। तो मैं क्या करता हूं, कभी भी जैसे मेरे पास ये समेशन आता है ना, तो मैं उसको पूरा एक्सपांशन नहीं करता। मैं दो चीज चेक करता हूं कि उसकी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है और उसकी लास्ट टर्म क्या आ रही है। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, लास्ट टर्म आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आर इक्वल टू 0 रखा तो फर्स्ट टर्म क्या आई, NC0। एन रखा तो लास्ट टर्म क्या आई, NCN। फर्स्ट टर्म NC0, लास्ट टर्म NCN। इसका मतलब कंप्लीट कोफिशिएंट्स आए हैं एक्सपांशन वाले, तो सीधा मैं 2 टू द पावर N। केवल आर की पहली वैल्यू रखो और लास्ट वैल्यू रखो और समझो कि क्या पूरा एक्सपांशन बन गया है क्या। आर इक्वल टू 1 रखा, n-1 c0 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। n रखा, n-1 cn-1 आ गया, लास्ट टर्म आ गई। 2 रखा, 0 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। n रखा, n-2 n-2 लास्ट टर्म आ गई, तो 2 टू द पावर n-2। बोलो बच्चों, ये बात आ गई समझ में कि ऐसा अपन कर सकते हैं, है ना। आपको पूरा एक्सपांशन, बार बार पूरा एक्सपांशन लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप केवल आर की फर्स्ट वैल्यू रख के चेक करोगे, क्या बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म आ गई है मेरे पास। लास्ट वैल्यू रख के चेक करोगे, क्या लास्ट टर्म आ गई है। तो फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म सबका सम इज इक्वल टू 2 टू द पावर n आ जाएगा। सेम थिंग, यही चीज यदि ऐसे आ जाती, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 से लेकर n तक -1 पावर r इंटू NCR, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक -1 टू द पावर r
n-1 CR -1 -1 टू दी पावर r आने का मतलब ये हो गया कि अब आपकी टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस वाली चलेगी, अल्टरनेट प्लस माइनस वाली चलेगी। तो सेम कंसेप्ट जो आप यहां पे लगा रहे थे, सेम कंसेप्ट इधर आ जाए विद द अल्टरनेट प्लस माइनस, देन इट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज यहां पे क्या होगा, r इक्वल टू 0 रखा, फिर r इक्वल टू 1 रखा, फिर r इक्वल टू 2 रखा, इस आगे मेरे पास। तो इसका सम मुझे पता है 0। तो सेम बायनोमियल पूरा प्लस में आएगा तो 2 पावर n, सेम बायनोमियल अल्टरनेट प्लस -1 पावर r आने का मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस फिक्स। r इक्वल टू 1 रखा 0, r इक्वल टू n रखा n-1 cn -1, ठीक। -1 पावर r मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। इसमें आप बोल सकते हो, इसमें आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि सर पहली टर्म तो नेगेटिव आई ना इसमें, पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल r इक्वल टू 1 रखा तो ये ऐसा बना होगा, r इक्वल टू 1, फिर r इक्वल टू 2, फिर दिस, ठीक है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बोलो कि सर माइनस तो यहां पे होता था, यहां पे तो प्लस होता था, अरे ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लेना ना, माइनस कॉमन लोगे तो फिर अंदर वाली चीज 0 हो जाएगी, तो -1 × 0 इज अगेन इक्वल टू 0, इसलिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों, ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं। हाँ ठीक है, चलो जी, वेरी गुड, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं उस बात पे आता हूं कि ये -1 वाला खेल क्या था इसमें, ये -1 का रोल कैसे आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, होता क्या है कि आप ध्यान से समझना कि जैसे आपने मान लो एनसीआर लिखा हुआ है, फिर आपने प्रॉपर्टी लगा के n/r × n-1 CR-1 लिख दिया, ठीक है। और फिर आपने प्रॉपर्टी लगा के ऐसा लिख दिया है ना। अपन ये प्रॉपर्टी लगाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ध्यान से समझो, तो इसमें मैं r की वैल्यू 0 से लेकर n तक लिख सकता था, इसमें मैं r की वैल्यू 0 की बजाय इसमें r की वैल्यू 0 की बजाय 2 से लेकर n तक। तो एक्चुअली होता क्या है कि अपन जब भी ये प्रॉपर्टीज लगाते जाते ना, ये वाली, तो अपन r की रेंज कम करते जा रहे हैं, r का इंटरवल कम करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपन समेशन में तो चेंज कर ही नहीं रहे, समेशन तो मैं हर बार वही लिख रहा हूं। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी लगाते लगाते कभी कभी आपके पास ऐसा हो सकता है कि यहां पे -1 बन जाए। तो एग्जैक्टली उसका मीनिंग ये है कि वो टर्म थी नहीं, वो तो अपन ने यहां पे चेंज कर दिया, चेंज नहीं करा है, इसलिए वो अपने को मिल गया। पर एक्चुअली में ये टर्म थी ही नहीं, इस एक्सपांशन में ये टर्म है ही नहीं, ठीक है ना। अपन ने अपनी इस कैलकुलेशन वाले के कारण से अपने को वो टर्म दिख गई, पर वो टर्म एक्चुअली है नहीं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि हाँ नहीं भाई, इसको आप नेग्लेक्ट कर देना, है ना। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 0, इसको वो है ही नहीं, एक्चुअली टर्म आती ही नहीं है, वो तो अपन ने यहाँ पे चेंज नहीं करा, इसलिए अपने को दिख गई, ठीक है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका मैं एक चीज और बताता हूं कि जैसे अभी मैंने आपको यह बताया कि आप r इक्वल टू 0 से रखोगे, यहां पे यदि 0 मिल गया, यहां पे 0 मिल गया, तो आप 2 टू द पावर n बता देंगे। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सपांशन करता हूं, मैं आपसे यह बोलूंगा कि यहां पे जीरो और नेगेटिव नंबर, यदि यहां पे जीरो की बजाय कोई नेगेटिव नंबर भी मिल जाए
तो भी मेरा बाइनोमियल का एक्सपांशन कंप्लीट ही बनेगा और आंसर 2 टू द पावर जो भी n(n-1) वही आएगा। क्यों? क्योंकि यदि नेगेटिव भी आ गया तो उस नेगेटिव के बाद आगे बढ़ते बढ़ते जीरो तो आना ही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने इसको r=0 की जगह मैं आपसे बोलूं कि r=-1 से स्टार्ट करा है, मतलब मेरे पास कैलकुलेशन में कुछ ऐसा बन गया कि r=-1 आ रहा था, मान लेते है ना, मान लेते। तो अब पहली वैल्यू जब मैंने रखा यहां पे -1 आ रहा है, तो बस मेरा काम हो गया। मुझे समझ में आ गया कि -1 आया है ना, तो आगे अब जीरो भी आएगा, इसका मतलब पहली टर्म से बायनोमियल स्टार्ट होगा। और लास्ट में एनसीएन देन आल्सो आई विल राइट इट्स वैल्यू 2 टू द पावर n। ऐसा होता तो जीरो जब मैं रख रहा हूं यहां पे, तो जीरो रखने पे यहां पे -1 आ रहा है, जीरो रखने पे -1 आ रहा है ना, तो भी मुझे समझ में आ गई बात कि ठीक है ना, -1 आ रहा है ना, इसका मतलब वो फर्स्ट टर्म ही एक तरह से। क्यों? क्योंकि -1 आया है तो आगे जीरो भी आएगा, तो भी, और लास्ट में n-1, तो भी मैं इसको 2 टू द पावर n-1 लिखूंगा। बोलो बच्चों, ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? ठीक है। हाँ, नेगेटिव आर को हटा देंगे, पर अपन तो क्या एक्सपांशन करेंगे ही नहीं ना। मैं तो आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं कि मैं तो एक्सपांशन करता ही नहीं हूं। मैं तो क्या करता हूं कि आर की जो भी वैल्यू यहां पे लिखी होगी, मैं सबसे पहली वैल्यू यहां पे रखता हूं। जीरो मिल जाए या नेगेटिव मिल जाए तो मैं मान लूंगा इसका मतलब बाइनोमियल बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म से, और लास्ट टर्म मिल जाए तो मैं सीधे 2 टू द पावर n लिख दूंगा, इस टाइप से, है ना। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। रेशनल नंबर नहीं आता बेटा आदित्य, रेशनल या इस टाइप के फ्रैक्शन वैक्शन नहीं आएंगे, आएंगे इंटीजर ही, है ना, आएंगे इंटीजर ही। हाँ एग्जैक्टली, वो -1 वाली टर्म आएगी तो भी उसको अपन जीरो कर देंगे, बस वही पॉइंट में बताना चाह रहा। बिल्कुल सही समझ गया। ठीक है, कर सकते हो वो, है ना, n+1 करके अपन कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं अपन, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब उसको लिखना हो तो लिख लो आप इस वाली फॉर्म में। ये तो लिख ही लो, एटलीस्ट ये वाली टर्म तो लिख लो आप, ये वाली टर्म तो लिख ही लो सबसे पहले, तो पहले ये वाला पॉइंट तो लिख ही लो। बता देता हूं मैं, डिफरेंशिएशन से बता देता हूं जिग्नेश। ठीक है, चलो लिख लिया, है ना। अब एक दो क्वेश्चन में दे देता हूं, ये वाली स्टेप भी लिख लो, ऐसे ये वाली स्टेप भी लिख सकते हो भले आप, ये दोनों भी लिख लेना, ये वाली दोनों। हाँ हाँ, सही है अन्य गुप्ता। चलो अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना, तो आपको आंसर निकाल के बताने हैं। 3 × NC1 +7 × NC2 +11 × NC3 अप टू n टर्म्स, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। करोगे? चलो करो तो।
हाँ ये सही है, लास्ट में अथर्वजैन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मेरे को। लास्ट में अथर्वजैन का जो आंसर है ना, 2n × 2n-1 + 1, मतलब आंसर आना चाहिए है। एक बार आप वेरीफाई कर लेना, हो सकता है कुछ सॉल्व करके लिखा हो आपने। दिस शुड बी द आंसर, 2n × 2n-1 + 1। हाँ 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 हाँ, सही है तानिष्क, सही है, वो वैसे ही करना है, वो आप जैसा बोल रहे हो ना, ये आंसर आना चाहिए, सही है ना। ठीक है, बता दूं मैं? चलो इधर देख लो तो। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे अपन कि 3 7 11, 3 7 11 एपी चल रहा है, तो इसकी जनरल टर्म A+R-1 × D, दैट इज 4R-1, या 4n-1, जो भी लिखी हो। तो 3 7 11 की जनरल टर्म ये आ गई, तो इस पूरे एक्सपांशन की जनरल टर्म आ जाएगी, पूरे एक्सपांशन की जनरल टर्म आ जाएगी 4R-1 × NCR, 4R-1 × NCR, समेशन R इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक। ठीक है, बस बाकी का काम वही है, समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेके 4R इंटू, तो 4 को ले लेता हूं बाहर, R इंटू NCR माइनस समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेकर N तक NCR, दोनों को अलग अलग कर दिया। यहां पे प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये R से R कैंसिल हो गया। इसमें अब जैसे इसमें आप देखना बेटा, एक मिनट, इसमें देखना, तो इसमें यहां पे R इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब पूरा बाइनोमियल नहीं बनेगा, है ना। ये क्या बना आपका, NC1 NC2 से लेकर अप टू NCN, तो इसकी वैल्यू आएगी 2⁻n−1, क्योंकि NC0 को उधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो इसकी वैल्यू आ गई 2⁻n−1, और आगे बढ़ेंगे तो R इक्वल टू 1, अब इसमें 1 पे 0 आ गया ना, और N पे N-1 C N-1 आ गया ना, तो 0 से लेकर N-1, मतलब इसकी वैल्यू ऐसी लिख सकते हैं, इसमें से एक 4 में से एक 2 इधर कर लिया, तो ऐसा हो गया। और फाइनली यदि मैंने 2⁻n कॉमन ले लिया, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा। बोलो सही है तनिष्क, तनिष्क बोलना है ऐसा, ओके ठीक है। तनिष्क, ज्वेलर्स वाला तनिष्क ना, तनिष्क ज्वेलर्स जो है वही वाला तनिष्क, वो भी तनिष्क ही है ना। हाँ ठीक है, चलो जी। ऐसा नहीं, वो कोई और होगा, मतलब नाम रिजेम्बलेंस कर रहा हूं मैं, वो जो नाम है, नाम रिजेम्बलेंस कर रहा हूं। ठीक है, चलो आ गई बात समझ में। मेथड क्लियर है? अब एक क्वेश्चन में और देता हूं, है ना, वो थोड़ा सा ट्राई करना। हाँ वो प्लस, ये तो सबसे कॉमन मिस्टेक है ना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, मुझे पता है, सबसे कॉमन मिस्टेक ही है ये इस क्वेश्चन में, वो 2⁻n तो करेगा ही नहीं। लास्ट थर्ड स्टेप में, 1 2 3, ये
एनसीआर वाली, अरे यही तो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आज तो अपन ने सुबह से पढ़ी, यही वाली प्रॉपर्टी है, एनसीआर को एन बाय आर है, आज तो सुबह से यही कर रहे हैं। दिस ये तो स्टार्टिंग में बताई थी ना बाइनोमियल, याद नहीं? फिर और आगे भी लगाया था, यही वाली, उसके नीचे वाली, ये तो इसका एक्सपेंशन कर दिया मैंने, अभी बताया था ना, आर इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 आ गया, मतलब बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म आ गई। 4 और n तो ऐसा कैसा लिख दिया, आर इक्वल टू 1 पे 0 आ गया, n पे लास्ट टर्म आ गई, तो इसकी वैल्यू 2 पावर n माइनस 1 आ गई। वो एपी की जनरल टर्म आप एन की फॉर्म में ले सकते हो बेटा, फिर वो ये एन और ये एन सेम हो जाएगा ना यार, फिर कैसे कैसे अपन करेंगे? आप वो एन की फॉर्म में लिखोगे तो फिर अपन कैसे डिफर करेंगे कि हाँ ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है। अब आप सोचो यदि मैं यहाँ पे 4n-1 लिख दूं और एनसीएन लिख दूंगा, ठीक है ना, या तो आप यहाँ पे एन लोगे तो इसको कुछ और लो, फिर समेशन एन के साथ लगाओ, ऐसा है ना। चलो बढ़े आगे। नहीं है बेटा, अड़ जाओ, नहीं है, बहुत महंगा आता है वो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री इंटू एन सी 0 माइनस 8 इंटू NC1 प्लस 13 इंटू NC2 माइनस 18 इंटू NC3, है ना, अप टू n+1 टर्म्स। ठीक है, मैं बता दूं क्या कि आप लोग करोगे, नेगेटिव में है थोड़ा सा, ट्राई करेंगे तो ट्राई करने में थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं इसमें एक दो चीजों का, है ना, कि एक तो n+1 टर्म दी हुई है, दूसरा अल्टरनेट प्लस माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा आप यदि जनरल टर्म निकालो तो जनरल टर्म को एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि ये r इक्वल टू 0 रख, 0 के साथ ये है और 1 के साथ ये है ना, तो जनरल टर्म निकालो तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना कि आप जो समेशन लिख रहे हो वो पूरा ये बने, ठीक है। चलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अलग भी नहीं है, ऐसा बहुत अलग भी नहीं है ना, और इतना सा तो करना पड़ेगा ना मैनिपुलेशन। अरे हट जाओ, क्वेश्चन करो, कौन क्वेश्चन करो। हाँ सही है, सही है, सही है आस्था, करेक्ट, गुड गुड गुड। बस बाकी आप अलग अलग करके कर सकते हो, अब हो जाएगा आपका। नहीं नहीं, इतना बड़ा मत करो, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग मत करो यार, फिर उसमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग करोगे ना, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड करने में दिक्कत आ जाएगी। पूरा एक साथ कर लो, ज्यादा अच्छा है, पूरा एक साथ करो, ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, सही है खुशी, सही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नयन नयन नयन, वही मैं बोल रहा था कि अब जैसे वो 5r-2 आप लोगे ना तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी कि r इक्वल टू 0 पे -2 बन रहा है, और वो डिपेंड करता है एक्चुअली, मैं बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, गोपाल गर्ग सही है, सही है, गोपाल सही है।
हाँ करेक्ट 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 अमें, दैट इज राइट आइडिया, करेक्ट। नहीं 0 to n ही कर लो अमें, 0 to n में आ जाएगा ना n+1 टर्म, n+1 तक मत जाओ, 0 to n, उसी में तो n+1 टर्म होगा ना। आप r बराबर 0 से r बराबर n लेंगे तो n+1 टर्म हो जाएंगे ना। हाँ समर्थ, सही है सही है। क्या होना चाहिए बताओ प्रीति, तुम बताओ ना। नहीं मर्चेंट, मर्चेंट मुझे लग रहा है तुम भी उसी चीज में कंफ्यूज हो गए कल, जिस चीज में कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे। तो मुझे लग रहा है केवल ये टर्म, ये वाली टर्म छोड़ दी तुमने, मतलब इसको ही देख के तुमने आंसर बताया, बाकी का वैल्यू तुम्हारा वो आ गया होगा, केवल फर्स्ट को देख के तुमने आंसर वो बता दिया। लेकिन वो एक्चुअली, हाँ हाँ मैं सही आंसर, सही है प्रीति। वो मर्चेंट एक्चुअली निकला तो पूरे का ही सम है ना वो। आपने कितनी टर्म का सम निकाला है, एन का निकाला है कि n+1 का निकाला है? यदि n+1 का निकाला है तो एग्जैक्टली पूरी सीरीज का ही सम निकला ना वो। ऐसा थोड़ी ना कि फर्स्ट टर्म छूट गई। अपन ने जनरल टर्म लिखने में उसको चेंज करा है, एक्चुअली इसमें यही कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। हम्म। नहीं आस्था, हाँ माधव का सही है, सैनिल का सही है, दक्ष का सही है, सुहानी का सही है। नहीं आस्था, नहीं मर्चेंट। चलो मैं बता दूं अब। देखो इसमें दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं आपको, कि जैसे आप जनरल टर्म निकालने के लिए सपोज करो 3 से अपन स्टार्टिंग मानते हैं, जनरल टर्म निकालने के लिए 3 से स्टार्टिंग मानते हैं, तो 3, 8, 13, 18, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, 5r माइनस 2, 5r माइनस 2। अब दिक्कत यह है कि आप बोले कि अपन 5r माइनस 2 इंटू एनसीआर लिख दें, तो प्रॉब्लम यह आ रही है कि यदि मैं इसको r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूं तो यहां पे मिसमैच होता है। आप बोलो कि सर 1 से स्टार्ट कर दें तो यहां पे मिसमैच होगा, फिर 3 इंटू NC1 आ जाएगा, जबकि 3 के साथ NC0 चाहिए था। तो एक्चुअली में होना क्या था कि जब आपने ये 5r माइनस 2 जो लिया ना, तो अपन ने 0 से स्टार्ट करा है सीरीज। तो आप या तो यहां पे आप r माइनस 1 रखो, या तो एक तरीका यह है कि इधर 5r माइनस 2 और यहां पे r माइनस 1 रखो, तो आपका समेशन परफेक्ट बन जाएगा। अब रख के देखो आप, अब आप r इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 और NC0, यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहां पे माइनस आ जाएगा, इसको r+1 कर लेना। तो फिर r माइनस 2 लेता तो यहां पे r माइनस 1 लेना चाहिए था, है ना। तो एक तरीका तो ये है, पर मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि यार यहां वाली चीज सिंपल रहे, यहां कितना भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, यहां वाली चीज तो एनसीआर है, यहां वाली चीज तो एनसीआर आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने यहां वाली चीज मतलब फर्स्ट टर्म 8 होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म 8 होनी चाहिए, r इक्वल टू 1 पे मुझे 8 मिलना चाहिए। तो यूं समझ लो r इक्वल टू 1 पे आपको 8 चाहिए ना, तो 8, 13, 18, ये पी ले लेते, ये पी ले लेते। तो a प्लस r माइनस 1 इंटू 5, तो दैट इज 5r प्लस 3। तो r इक्वस टू 1 पे 8 मिल जाएगा और r इक्वस टू 0 पे 3 मिल जाएगा। तो फाइनली अब मेरी जनरल टर्म हो जाएगी, मेरी जनरल टर्म हो जाएगी ऐसी। अब देखो आप, अब देखो आपकी सीरीज बिल्कुल परफेक्ट आएगी। r इक्वस टू 0, -1 पावर 0, 1, 3 इंटू NC0, r इक्वस टू 1, 1 रखा तो -8 इंटू NC1 प्लस, ठीक है, 13 इंटू NC2, ऐसे आ जाएगा बस। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, है ना। अच्छा, और 0 से लेकर n तक, अच्छा एक कंफ्यूजन और होता है अब आपको,
अब आपको ये लगता है कि अपन ने फर्स्ट टर्म 8 ले ली है ना, अब पता है आपको लगता है कि अपन ने फर्स्ट टर्म 8 ले ली, तो अब जो आपका समेशन आएगा वो आपको लगता है कि यहां से आएगा, आपको लगता है कि यहां से आएगा, नहीं, अपन ने केवल जनरल टर्म लिखने के लिए फर्स्ट टर्म को 8 माना है, पर मैंने जब समेशन लिखा है तो स्टार्ट तो r इक्वल टू 0 से करा है ना, समेशन जब मैंने लिखा है तो स्टार्ट तो r इक्वल टू 0 से करा है, तो ये जो सम देगा ये तो पूरा स्टार्टिंग से ही देगा ना मेरे को, ठीक है। चलो जी, बस अब तो बहुत आसान काम है आपका, इसको अलग अलग कर लेते हैं। -1 टू द पावर r 5 r इंटू एनसीआर, एनसीआर को लिख लिया दिस, ठीक है, प्लस समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n तक, इन दोनों को कर लिया, 3 यहां पे, -1 पावर r इंटू एनसीआर, r से r कैंसिल होता, ठीक, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू n, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू n, -1 पावर r, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो अल्टरनेट प्लस माइनस, दैट्स व्हाई दिस विल बी 0, r इक्वल टू 0, -1 आ रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म 0 भी आ जाएगी, और r इक्वल टू n, लास्ट टर्म भी आएगी, दिस इज ऑल्सो, ये तो सब 0 हो जाएगा, 5n n सब 0 हो जाएगा यहां पे, Zero is the final answer. 0 is the final answer. ठीक है, बोलो, ये जनरल टर्म मैंने ऐसे निकाली, ठीक है, नहीं नहीं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए होती है स्वप्निल, कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए होती है। एपी में डायरेक्टली n+1 टर्म लेके करे तो n+1 टर्म, मतलब मैं समझा नहीं, n+1 टर्म ही तो हो गया ना, देखो वो एपी ही है, आप एपी में n टर्म लो, n+1 टर्म, उससे फर्क नहीं, ऑलरेडी n+1 टर्म ही है वो, 0 से n तक मतलब ऑलरेडी n+1 टर्म ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। लास्ट स्टेप मैं बता देता हूं, देखो यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई, -1 5r इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस, मैंने क्या बताया था, अभी आपको बताया था r इक्वल टू 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म NC0 बायनोमियल की फर्स्ट टर्म आ गई, और -1 पावर r है, इसका मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, और n मतलब लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस, तो उसकी वैल्यू 0 आती है, अभी आज स्टार्टिंग में बताया मैंने, आज स्टार्टिंग में बताई ये वाली चीज, बिल्कुल सेम ऐसे यहां पे अपन करेंगे, तो r इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है, और ये भी मैंने बताया था कि -1 आ जाए तो भी अपन तो उसको एक तरह से 0 से ही मान लेंगे, और लास्ट में n तक जा रहा है तो n-1 cn -1, तो दैट इज ऑल्सो बिकम 0, ठीक है, चलो ठीक है नंदन, ओके ओके नंदन, ठीक है, चलो जी, जनरल टर्म में कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ क्या कंफ्यूजन है जनरल टर्म में, भाई आप ऐसा मान लो, एक बहुत सिंपल सी कि ये 0th टर्म है, r इक्वल टू 0 रखने पे ये मिलना चाहिए, r इक्वल टू 1 रखने पे ये मिलना चाहिए, है ना, तो मैंने क्या बोला कि मैं तो हमेशा NCR लिखता हूं, यहां पे चेंज नहीं करूंगा, तो मुझे r इक्वल टू 1 पे 8 मिलना चाहिए, तो मैंने इतना सा करा है कि एपी की फर्स्ट टर्म 3 की जगह 8 लेते हुए उसकी जनरल टर्म निकाली है, 3 की जगह पे 8 लेते हुए उसकी जनरल टर्म निकाली है एपी की, बस ये जो निकाल रहा था ना उसकी जगह पे मैंने 8 लेते हुए जनरल टर्म निकाली है, ताकि r इक्वल टू 1 रखने पे मुझे 8 ही मिले, और r इक्वल टू 1 पे 8 मिल रहा है ना, तो r इक्वल टू 0 पे ऑटोमेटिकली 3 ही मिल जाएगा फिर, इसलिए तो अपन ने समेशन तो 0 से स्टार्ट करा है,
प्रॉब्लम तब थी जब समेशन में 1 से स्टार्ट करता, क्योंकि फिर पहली टर्म गायब हो जाती। तो इसलिए समेशन, आप तो लास्ट में जो समेशन लिख रहे हो ना उसको वेरीफाई करो, समेशन जो लिख रहे हो उसको वेरीफाई करो, वो गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें पूरी सीरीज बन जानी चाहिए जो कि बन रही है ना। ठीक है। आर 0 से n क्यों है? आर 0 से n इसलिए है बेटा क्योंकि अपने पास n+1 टर्म दी हुई है, इसलिए 0 से n। और r बराबर 0 से क्यों है? क्योंकि r बराबर यहां पे 0 से। अभी तक क्या हो रहा था एक्चुअली, क्या कंफ्यूजन हो रहा है मैं बताऊं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस अपन लोग कर रहे थे ना उसमें क्या होता था कि आपकी जो सीरीज थी ना वो NC1 से स्टार्ट हो रही थी। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया ना उसमें NC0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वो 0 से है बेसिकली। ठीक है, हाँ लिख सकते हो, वो भी सही बात है सुहानी, वो भी सही है कि आप n की जगह पे n+1 रख दोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। अरे r बराबर 0 से, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, जब किसी सीरीज में, भाई मैंने अपनी सीरीज में कितने टर्म बोले हैं, थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली सोच लो यार, इस सीरीज में n+1 टर्म बोले ना, तो आप यदि r की वैल्यू 0 से लेकर r की वैल्यू n+1 तक लोगे यार, तो एक बार सोच के तो देखो कितने टर्म बन जाएंगे। 0 से लेके n+1 तक कितने टर्म बन जाएंगे, सोच के तो देखो कितने टर्म बन जाएंगे। n+2 टर्म बन जाएंगे ना, और अपने को तो n+1 टर्म तक ही लेना है ना, n+1 टर्म ही लेना है, तो फिर है ना। तो अब वो सेट करना पड़ेगा कि भाई या तो आप r=1 से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं r=n+1 तक जाऊंगा, और यदि r=0 से स्टार्ट करूंगा तो r=n तक जाऊंगा। दो ऑप्शन है मेरे पास, अकॉर्डिंगली मैं जनरल टर्म लिखूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं जनरल टर्म लिखूंगा, है ना। चलो जी बढ़े आगे। सेकंड केस, ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम थी अभी तक जो भी अपन कर रहे थे, है ना। अब अपन इसमें आते हैं सेकंड टाइप के केस पे। तो सेकंड टाइप के केस में क्या है कि जैसे कोफिशिएंट्स मल्टीपल में आ रहे हैं, वैसे इसमें कोफिशिएंट्स डिवाइड में आएंगे, डिवाइड में। फॉर एग्जांपल NC0/1, NC1/2, NC2/3 up to NCn/n+1, लाइक दैट। यहाँ पे भी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ऐसा भी आ सकता है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वैसा नहीं आता। सेम मेथड है, अब की बार जो प्रॉपर्टी लगेगी वो रिवर्स प्रॉपर्टी लगानी है, रिवर्स जनरल टर्म NCr/r+1। अब इसमें बताओ आप r=2 कहां से कहां तक लिखोगे? अब आप बताओ r=2 कहां से कहां तक लिखोगे? अपूर्व अभी भी गलती कर रहे हो यार, 0 से n+1 के। भाई r की वैल्यू रखने का मतलब ये है कि r की फर्स्ट वैल्यू रखूं तो फर्स्ट टर्म मिल जाए, और r की लास्ट वैल्यू रखूं तो लास्ट टर्म मिल जाए, है। तो 0 से n तक ही रखोगे ना यार, n+1 तक क्यों रखूंगा मैं, 0 से n तक ही रखूंगा, नहीं। चलो, तो r बराबर 0 से n तक NCr/r+1। अब आपको ये r वाली टर्म गायब करनी है, अब आपको ये r वाली टर्म गायब करनी है ना। तो अब की बार गायब करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को उल्टा लगाना पड़ेगा, उल्टा इन द सेंस कि जैसे आप NCr को ये लिखते हैं, तो इसको वापस से ये भी लिख सकते हो, इसको ये लिखा, इसको वापस से ये लिख सकते हो,
बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं क्या करता हूं, इसको n+1 से मल्टीप्लाई और n+1 से डिवाइड कर दे। तो ये n+1 ले लेते हैं बाहर, ऐसा लिख सकते हैं। तो बताओ तो इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, n+1 c r +1। n+1 c r +1 लिखोगे, ठीक है। बस बाकी काम आपको पता ही है अब क्या करना है आपको। अब आपको पता है ना बाकी क्या करना है। r=0 रखेंगे तो n+1 c 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। n+1 c 1 से स्टार्ट हो रहा है और n+1 c n+1 तक जाएगा। तो टोटल 2 टू द पावर n+1, पहली टर्म को उधर भी ले जाएंगे ना अपन, ऐसा ऐसा। बोलो बच्चों, बात आ गई समझ में? रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तनिष्क -1 भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंगली देखो, एक्चुअली आर की वैल्यू तो मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा। आप 0 की जगह -1 रखना चाह रहे हो तो यहाँ पे r+1 रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको वहां भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, आप स्टार्ट कहीं से भी करो, अकॉर्डिंगली आपको यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा और एंड भी चेंज करना पड़ेगा। बस मुझे तो फर्स्ट वैल्यू रखने पे फर्स्ट टर्म दिखनी चाहिए। अब आप भले r=0 से स्टार्ट करो, आप r=10 से स्टार्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वैल्यू रखने पे फर्स्ट टर्म दिख जानी चाहिए, बस, है ना। चलो जी, बढ़े आगे। ठीक है, टू इंटू NC0 इसको मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा एक डिफरेंट आइडिया इसमें भी है। इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो मैं क्या देख रहा हूं, 1 0 2 1 3 3 है ना, मतलब एक तरह से इसको NC0/1 लिख लें, 1 1 2 2 3 3 4 4। इसकी जनरल टर्म आएगी और आप जैसे आर चेंज करना चाह रहे हो ना, एक्चुअली क्या देखो, मैं क्या चाहता हूं हमेशा कि यहां पे मैं आर ही रखूं, इसको चेंज नहीं करूं मैं। भले समेशन में मैं आर की स्टार्टिंग वैल्यू चेंज कर दूं, कहीं पे भी चेंज कर दूं, पर इसको मैं एनसीआर ही लिखना चाह रहा हूं ताकि प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगाना मेरे लिए इजी रहे, है ना। ठीक है, बोलो, जनरल टर्म आ गई बात समझ में? ये लो भाई, कौन है प्रीवियस स्लाइड वाले बच्चे? इससे पहले जो मल्टीप्लाई वाला केस था उसमें यदि कोफिशिएंट एपी में नहीं हुए तो, नहीं हुए तो मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न तो बनेगा तनिष्क, कुछ ना कुछ पैटर्न तो बनेगा एक्चुअली, है ना। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 2 टू दी पावर r+1 NCR/r+1 हो गया, है ना।
अब अगेन इस r+1 को हटाने के लिए आपने बोला कि सर वही अपन n+1 से मल्टीप्लाई n+1 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/n+1 तो कोई क्या, 0 से लेकर n तक, ठीक है, 2 पावर r+1 n+1 अपॉन r+1 NCR, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा n+1 CR+1। ऐसा आ गया। अब अभी तक क्या हो रहा था कि आप जब भी ये कर रहे थे तो यहां पे कोई टर्म नहीं आ रही थी अपने पास, यहां पे कोई टर्म नहीं आ रही थी ना, है ना। अब आप यूं समझो, अब ये क्या आ गया, इसको कैसे हटाएंगे, इसको कैसे डील करेंगे, आप ध्यान से देखो। तो आप जब बाइनोमियल का एक्सपांशन करते हो तो बेसिकली इसकी जनरल टर्म क्या लिखोगे, एनसीआर एक्स पावर आर। तो इनडायरेक्टली मुझे यह समझ में आया कि बेसिकली यदि किसी कांस्टेंट की पावर आर की फॉर्म में आ रहा है तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वो एक्स की वैल्यू है। आप बोलो सर अभी तक तो आपने बताया नहीं, कहीं एक्स आ ही नहीं रहा था, आप तो बिना एक्स के ले रहे थे। इसलिए ले रहा था क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स करी उसमें एक्स इक्वल्स टू 1 चल रहा था, तो वो एक्स आपको दिख ही नहीं रहा था एक्चुअली, वो एक्स अपने को दिख ही नहीं रहा था, या अपने को जरूरत ही नहीं पड़ रही थी उस एक्स को कंसीडर करने की, ठीक है। अपन ने जितनी भी जगह करा ये हट गया, मतलब एक्स की वैल्यू 1 थी एक तरह से, उन सब में एक्स की वैल्यू 1 थी, ये हट गया तो, है ना। तो अब की बार वो एक्स की वैल्यू 2 हो गई, वो एक्स की वैल्यू 2 हो गई। तो अब आप मेरे को, और पावर n+1 चल रहा है, अपर सफिक्स n+1 चल रहा है, तो मान लो कि यदि आप 1 प्लस एक्स की पावर n+1 की जनरल टर्म लिखते या पूरा एक्सपांशन लिखते तो ऐसा आता ना, और इसकी जनरल टर्म लिखते तो x की पावर r आता, यही आता। तो बेसिकली अब की बार क्या है कि दिस इज x, है ना, और पावर सेम होनी चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक। नाउ r इक्वस टू 0, r इक्वस टू 0 मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है, n+1 C1 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म 1 से, फर्स्ट टर्म मिसिंग है। x इक्वस टू 2 यदि रखते, अब एक चीज और ध्यान रखना, x इक्वस टू 2 यदि इसमें रखते, x इक्वस टू 2, तो आपको वैल्यू 2 पावर n+1 नहीं मिलेगी, अब आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, और पहली टर्म मिसिंग है तो -1 को उधर भी लेके जाएंगे, पहली टर्म मिसिंग है तो -1 को उधर भी लेके जाएंगे, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। मतलब कुछ नहीं करा, सिंपली बाइनोमियल में अभी तक अपन x इक्वस टू 2 रख रहे थे, अब की बार x इक्वस टू 1 रख रहे थे, अब की बार अपन ने x इक्वस टू 2 रख दिया, और ये बाइनोमियल सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म को 1 को इधर ले जाके 3 कैसे आया फिर भैया, अरे भाई इस बाइनोमियल में x इज इक्वल टू 1 की जगह 2 रख दोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ध्यान से देखो, है ना। बस वही डिफरेंस है, अभी तक क्या हो रहा था, अपन x इक्वल टू 1 से डील कर रहे थे, x इक्वल, भाई जरूरी थोड़ी ना हमेशा x इक्वल टू 1 ही आएगा, x इक्वल टू 2 भी आ सकता है, ठीक है। और अपनी सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही, तो इस एक टर्म को इधर लेके गए थे, तो इसलिए 3 पावर n+1 - बोलो बच्चों,
ठीक है, ये आएंगे लास्ट में, आएंगे एकदम लास्ट बिगनर बॉक्स में आएंगे, लास्ट बिगनर बॉक्स में। ठीक है, चलो जी। एडवांस बैच में कुछ भी नहीं है बेटा। एडवांस बैच जिसके भी एग्जाम नहीं हो, जो फ्री हो, तो आप 11 के कोर्स के बाद जब भी एडवांस बैच स्टार्ट होगा आप अटेंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपने यदि एडमिशन ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी या कुछ भी नहीं है ना। जैसे आपका कोर्स खत्म होगा तो आप स्टार्ट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, प्रोवाइडेड आपकी 11 के एग्जाम नहीं हो, आप फ्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक है ना, राइट। और कोई और कुछ भी अलग से नहीं है ऐसा उसमें। बस ये है कि वो एक टॉपिक आप पहले पढ़ लोगे बस। जनरली उसमें प्लान यही रहता है कि एक चैप्टर टारगेट करते हैं, कोई एक चैप्टर या 2 चैप्टर, जितना टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो रेगुलर बैचेस में जो एक चैप्टर सबसे लास्ट में होने वाला होता है, वो चैप्टर आप लोग पहले पढ़ लोगे। तो बस ये मान लो कि जैसे बाकी बच्चे जो रेगुलर बैचेस में आएंगे, उनसे आप 15 दिन पहले फ्री हो जाओगे। उनका जब लास्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो वो चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, तो वो 15-20 दिन पहले आप फ्री हो जाओगे उनसे। दिस इज द ओनली डिफरेंस, है ना, ऐसा। ठीक है, चलो जी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। नहीं, 11 का रिवीजन नहीं होता उसमें, 11 का रिवीजन नहीं होता ना, ना। आगे का ही पढ़ाते हैं, 12 का ही पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चे उसमें नहीं आएंगे उनको वो वाला चैप्टर, वो सबके लिए तो वो तो पढ़ेंगे सही, बस इतना सा डिफरेंस है। चलो, बढ़े आगे। बढ़े आगे क्या मतलब, हो ही गया, खत्म हो गया आज का तो। चलो जी, ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।